देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का वीवीआईपी इलाका राजघाट। राजघाट पर 10 अक्टूबर की रात को लगभग 3 बजे एक लड़की बदहाल हालत में बिना कपड़ों के उस सुनसान रोड पर चली जा रही थी। रात के लगभग 3 बजे का समय हो रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से चल रही थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसके शरीर से खून भी टपक रहा था। रास्ते में काफी लोग बाइक से, ऑटो से, बस से लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी हालचाल नहीं लिया। उसकी तरफ देखकर भी उसको अनदेखा कर दे रहे थे और लोग आगे बढ़ जा रहे थे। मानवता शर्मसार हो रही थी कि एक लड़की जो है रात के अंधेरे में बिना कपड़ों के रोड पर जा रही है और किसी ने जहमत नहीं उठाई उसको सुरक्षित पहुंचाने के लिए या उससे बात करने के लिए या पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देने के लिए। कुछ समय पहले आपको याद होगा निर्भया हत्याकांड। उस हत्याकांड में चलती हुई बस में गैंगरेप हुआ था और उसके बाद कितना बवाल मचा था। दिल्ली में लोग मोमबत्ती लेकर, कैंडल लेकर मार्च कर रहे थे। समय बीतता गया, लोग भूल गए। अब ये दूसरा निर्भया हत्याकांड की तरह ये मामला सामने आया है, जो कि ये लड़की रात के अंधेरे में सुनसान रोड पर चल रही थी, लेकिन वही दिल्ली वाले हैं जो मोमबत्ती लेकर रोड पर उतर गए थे। पूरा दिल्ली जो है इस घटना के खिलाफ, निर्भया घटना के खिलाफ था, लेकिन वही दिल्ली वाले उस लड़की को देखकर भी अनदेखा करके निकल गए थे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दिल्ली में 11 अक्टूबर को यह घटना घटती है। लगभग दशहरे से ठीक पहले दिल्ली दहल जाती है, लेकिन इस घटना का जो खुलासा होता है वो अब जाके होता है। अब जाके मीडिया में ये समाचार सुर्खियों में आता है कि निर्भया हत्याकांड की तरह दोबारा से एक बार दिल्ली फिर से दहल गई। उसी तर्ज पर, उसी तरह इस घटना को भी अंजाम दिया गया था। 11 अक्टूबर की रात को एक लड़की बदहाल हालत में रोड पर किसी तरह से लड़खड़ाते हुए कदमों से वो आगे बढ़ रही थी। रात के लगभग 3 बजे थे। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से सराय काले खां बस स्टैंड की तरफ रोड पर आगे बढ़ रही थी। रास्ते से कई मुसाफिर गुजर रहे थे, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो भी अनदेखा कर दिया। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बिना कपड़ों की वो लड़की, खून उसके शरीर से टपक रहा था। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो सराय काले खां बस स्टैंड के पास पहुंचती है। तभी एक फौजी की नजर उस पर पड़ती है। वो देखकर उसको सन्न रह जाता है। तब उसके पास वो फौजी जाता है और उसका नाम पूछता है, उसका पता पूछता है, लेकिन वो लड़की इतनी बदहाल हो गई थी, इतना ज्यादा वो उसकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। वो चल भी नहीं पा रही थी, वो नाम क्या बताना, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तब उस फौजी ने कंट्रोल रूम को फोन किया, दिल्ली पुलिस को फोन किया और उसने बताया कि सराय काले खां बस स्टैंड के पास एक लड़की जो है बहुत ही बदहाल हालत में बिना कपड़ों के यहाँ पर है और वो अपना नाम नहीं बता पा रही है, उसको कुछ भी याद नहीं है। इस तरह से उस फौजी ने साहस दिखाया और दिल्ली कंट्रोल रूम को सूचना दिया। रात के लगभग 3 बजे पुलिस वाले फिर वहां उस वारदात के स्थान पर पहुंच जाते हैं और उस लड़की को वहां एक कंबल में ढक कर उसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। पुलिस वाले चाह कर भी उसका रिपोर्ट नहीं ले पा रहे थे, इतनी हालत उस लड़की की खराब हो गई थी हॉस्पिटल में। यह घटना 11 अक्टूबर की होती है। लगभग 21 दिन लग जाते हैं हॉस्पिटल में उस लड़की को रिकवर करने में, अपने बॉडी को, अपने शरीर को। 21 दिन के बाद वो कुछ बोलना स्टार्ट करती है, कुछ समझना स्टार्ट करती है। जब पुलिस वालों को देखती है तो वो एकदम से डर जाती है और पुलिस वाले जब उससे बयान ले रहे थे तब वो कुछ भी पुलिस वालों को नहीं बता पा रही थी। उसको कुछ याद नहीं था या वो डर के मारे कुछ पुलिस वालों को बता नहीं पा रही थी। अब पुलिस वालों के सामने ये समस्या थी कि उस रात की घटना के बारे में पूछा जाए, ये कुछ बता नहीं पा रही है। तब पुलिस वालों ने अपने ही महिला कांस्टेबल को, एक को नर्स बनाया और एक को सोशल वर्कर बनाकर उसके पास छोड़ दिया। अब वो नर्स जो है पुलिसकर्मी थी, वो उससे दोस्ती करती है और जो सोशल वर्कर बनकर जो
कांस्टेबल थी वो भी उससे दोस्ती कर लेती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतता है। 2-4 दिन बाद जब उस लड़की को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये मैं इनको अपनी बातें बता पाऊंगी, और ये धीरे धीरे दोस्त बनकर इससे उस रात की बात को वो पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कैसे तुम हॉस्पिटल में आ गई थी। ये सारी बातें वो दोस्त बनकर जो महिला कांस्टेबल थी उस लड़की से पूछने लगी थी। अब जो वो लड़की ने बातें बताई उस रात की, उस महिला ने जो सारी बातें बताई अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, और उस रात में क्या घटना घटी थी, इस बारे में जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो एकदम से हिल जाते हैं, सहम जाते हैं ये पूरी स्टोरी सुनकर। वो महिला जो कहानी बताती है वो कहती है कि मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मेरा उम्र लगभग 35 साल हो गया है। मैं दिल्ली जॉब के सिलसिले में आई थी। मेरी एक यहाँ पर दोस्त है, एक फ्रेंड है, जिसने मुझे बताया कि यहाँ एक अच्छी जॉब मिल सकती है। उसी सिलसिले में मैं उसके पास आ गई थी। 1 महीने रहने के बाद जॉब ढूंढती रही लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला। 1 महीने बाद मेरी दोस्त कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, मैं इतना ज्यादा तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। अब वह लड़की अपने साथी का रूम छोड़ने के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाके में बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर इधर उधर अपना दिन रात काट रही थी, समय बिता रही थी। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में भी जाने लगी थी, उसका मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक भीख मांगने वाले की नजर उस पर पड़ जाती है। वो देखता है कि उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो वो एक प्लान बनाता है। उसका एक दोस्त होता है कबाड़ी वाला, वहीं बगल में कबाड़ी की दुकान पर काम कर रहा था, उसको वो बुलाता है और उस लड़की के बारे में बताता है। अब ये दोनों उस लड़की के पास जाते हैं, उसको बहला फुसला कर किसी तरीके से उसको अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। अंधेरे में झाड़ियों में जाकर उसके साथ गैंगरेप करते हैं, और उसी बीच उनका एक और साथी जो है ऑटो रिक्शा चालक है वो भी वहीं पर आ जाता है। अब ऑटो रिक्शा चालक जो था वो भी उस घटना को अंजाम देता है। वो भी उसके साथ ऑटो में उसको बैठाकर उस लड़की को गैंगरेप करता है। उसके बाद ऑटो में तीनों ये दरिंदे और उस लड़की को लेकर रास्ते पर निकल जाते हैं, खाली रोड पर निकल जाते हैं। रात के करीब 12-1 बजे का समय था। वो ऑटो से उस खाली रोड पर चलते चले जा रहे थे और रास्ते में वो गैंगरेप करते भी रह रहे थे उस लड़की के साथ। सराय काले खां के आसपास वो ऑटो वहीं पर रोक देते हैं और उस लड़की को वहां से नीचे खींचकर धक्का मार के उसको वहां से हटा देते हैं और ऑटो अपना लेकर वो लोग भाग जाते हैं। अब वो लड़की जो है वो पैदल ही वहां से लड़खड़ाते हुए कदमों से जो है सराय काले खां बस स्टैंड की तरफ खाली रोड पर, सुनसान रोड पर लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे उसके शरीर से खून भी टपकता रहता है और उसी हालत में वो बस स्टैंड के पास पहुंचती है। वहीं पर एक आर्मी का जवान होता है, फौजी, उसकी नजर पड़ती है और वो पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देता है कि इस हालत में एक लड़की यहाँ पर बदहाल स्थिति में इस बस स्टैंड के पास में खड़ी है। अब ये सूचना पाकर पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि हॉस्पिटल में इसको भर्ती करा के इसका जो है राज उगलवाने के लिए इस लड़की का उस अपने स्टाफ को, पुलिस स्टाफ को, लेडीज को इसको नर्स बना देते हैं और उसका दोस्त बनाकर उससे ये सारी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं। अब जब पुलिस वालों की ये सारी बातें पता चल जाती है कि इस तरह से इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, तब पुलिस वालों के सामने एक और चुनौती आ जाती है कि इन तीनों दरिंदों को पकड़ा कैसे जाए, इनकी पहचान कैसे की जाए। अब सराय काले खां से लेकर राजघाट के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, लगभग 700-800 सीसीटीवी कैमरों को उस दिन के डेट पर देखा जाता है। काफी खोजबीन की जाती है। लगभग 200-300 ऑटो वालों को उस एरिया में जो ऑटो वाले चल रहे थे उनसे इस खबर के बारे में पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कुछ हरकतें ऐसी दिखती है जिस पर पुलिस वाले उस ऑटो वाले को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, उसके नंबर को ट्रैक कर लिया जाता है। अब जब ऑटो वाला पकड़ा जाता है तब उसके 2 साथी जो होते हैं उनको भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें एक भिखारी है, एक जो है विकलांग भिखारी है और एक कबाड़ी वाला है और एक ऑटो वाला है।
पुलिस ने यहाँ 3 लोगों को धर दबोचा। इसमें से कबाड़ी वाला और विकलांग और ऑटो वाले जो हैं, इनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। जो विकलांग है शमसुल, जिसके पैर खराब हैं, ये भीख मांगता है शमसुल। वो रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली के आसपास ये भीख मांगने का काम करता था। वहीं पास में एक कबाड़ी का काम करने वाला है जिसका नाम प्रमोद है, और ऑटो ड्राइवर जिसका नाम प्रभु महतो है। ये 3 दरिंदे होते हैं जो उस लड़की को उस रात नोच नोच कर खा जाते हैं और उसको बदहाल हालत में उस रोड पर छोड़ देते हैं। ठीक ये केस निर्भया हत्याकांड की तरह सामने निकल कर आया है और पूरी दिल्ली शर्मसार हो गई है इनकी घटना। इन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया है, सोचिए ये जो भिखारी है ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इसके दोनों पैर जो है डैमेज है। ये कबाड़ी वाला जो है वो अपना गुजारा किसी तरह से कर रहा था कबाड़ी के काम में, और ये जो ऑटो ड्राइवर है ये भी बिहार का रहने वाला है और इसके 7 बच्चे हैं। ये छठ पूजा में यहाँ से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस वाले उससे ऐन मौके पर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और ये सारा राज जो है खुल जाता है।